संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम आज का हमारा टॉपिक है कि हम वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है इन सारे वर्डों के बारे में। आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, इस साइड ये और ये नीचे। और सबसे पहले ये सब व्याकरण के वर्ड्स हैं और इसमें हम मूल रूप से आज वर्ण पढ़ेंगे। तो पहले देखिए कि व्याकरण होता क्या है। तो आपको पता होगा कि व्याकरण में हम मूल रूप से मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण, उसके बाद वर्ण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, इन सारे के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक शब्द शास्त्र है, व्याकरण को हम एक शब्द शास्त्र कह सकते हैं। और चूँकि इसमें सिर्फ मतलब कि वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। और इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे पढ़ने से सिर्फ हमारा मतलब कि नॉलेज तो बढ़ेगा ही, उसके बाद है कि हम अलग अलग शब्द का खुद से भी निर्माण कर सकते हैं। शब्द का जो भंडार है उसमें हम लोग भी विकास कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि व्याकरण क्या है, एक शब्द शास्त्र है। और इस व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि वर्ण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी शब्द नजर आ रहे होंगे सब एक ना एक अक्षर से बना हुआ है। और वर्ण हम किसे कहते हैं, जिसको हम ना ही मतलब कि उसका खंड ना कर सकें, ना उसे तोड़ सकें। जैसे कि आ, बताइए क्या हम आ बोलते हैं तो इसमें कहीं पे भी इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं आ, तो इसमें सिर्फ हम आ ही बोल रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक हम सिर्फ आ बोल रहे हैं। और तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण, जिसका हम खंड या टुकड़ा ना कर सकें। और अगर इस वर्ण का खंड या टुकड़ा हो गया तो उस स्थिति में हम इसे वर्ण नहीं अक्षर कहेंगे। जैसे कि आप देखिए क क्या है, क, तो क को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि क बोलते बोलते शुरू में तो हम क ही बोलते हैं, लेकिन लास्ट आते आते हम आ बोल देते हैं। यानी कि हम इसमें दो दो जोड़ देते हैं, पहले तो क उसके बाद आ। तो ये हमारा वर्ण नहीं है, ये एक अक्षर है। तो उसके बाद वर्ण क्या है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जिसका खंड ना हो। और अगर खंड हो गया तो उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो हमारा अगला है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का प्रकार होता है, तो इसका भी प्रकार है। इसमें एक तो है कि स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो हम जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण एक तरफ से मतलब कि उसे कहा जाता है उस वर्ण को कि ये वर्ण आजाद है, मतलब कि इस पे किसी का हक नहीं चलेगा, ये किसी का एहसान नहीं लेता है, इसलिए इसको स्वर वर्ण कहा जाता है। अब समझिए कि स्वर वर्ण क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ये सब में आप बताइए कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है, नहीं, मतलब कि हर जगह बस एक ही है। इसलिए वो ये क्या है, स्वर वर्ण है, मतलब कि इसका टुकड़ा नहीं हो रहा है, ये किसी का साथ मिलके अपना पहचान नहीं करवा रहा है, ये अकेले ही अपना पहचान करवा रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क्या होगा, तो वो जैसे कि अभी हमने क का उदाहरण लिया था जिसमें कि ऐसे था क हलंत प्लस आ, यानी कि हमने इसे तोड़ दिया दो भागों में, एक तो क और दूसरा आ, यानी कि बोलते बोलते हो जाता। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा व्यंजन वर्ण हुआ, ये हमारा क्या हुआ, व्यंजन वर्ण। तो उसके बाद अभी तो आपको ये पता चल गया कि वर्ण का दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम क्या कहते हैं कि ये आजाद है, ये क्या है, स्वतंत्र है, इस पे किसी का हक नहीं चलता है, ना ही ये किसी का एहसान लेता है। और व्यंजन वर्ण क्या है, ये हमेशा साथ में रहता है किसी का, इसका इसके साथ अगर कोई नहीं रहेगा तो इसका कोई वजूद नहीं रहेगा।
उसके बाद आगे देखिए कि मूल स्वर संधि स्वर क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि मूल स्वर और संधि स्वर, मूल के बाद स्वर आ रहा है, संधि के बाद भी स्वर आ रहा है, इसलिए ये जो स्वर है इसके दो भाग हैं, एक तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। तो देखिए मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर जिसकी मात्रा में मतलब कि जिसके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि इसके उच्चारण में हमें कितने मात्रा का समय लगेगा, एक, और इसकी मात्रा में हमें हमेशा दो लगेगा। संधि स्वर को कभी कभी हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर को कभी कभी हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। जैसे कि मूल स्वर में आप देखिए आ, ये सब आ ई, मतलब कि आ हो गया, तो ये क्या है, आ, ये मूल स्वर है, मतलब कि एक ही बार हम इसका उच्चारण कर लेंगे। लेकिन वही आप बोलिए दीर्घ ई, जैसे कि आप बोल रहे ई, तो ये क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर है, यानी कि इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है। तो जहाँ पे एक मात्रा का समय लगेगा हम उसे क्या कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे या फिर ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जहाँ पे दो मात्रा का समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे या तो दीर्घ स्वर कहेंगे या तो संधि स्वर कहेंगे। तो उसके बाद देखिए कि हमारा अगला वर्ड क्या है, प्लुत स्वर क्या है, और स्पर्श वर्ण, घोष वर्ण, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे तो घोष वर्ण को वो ज्यादा बताया नहीं गया है कि किसके भाग है, पर इसके बारे में पढ़ना है। तो ये तो आपको पता चल गया। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लुत स्वर क्या होता है। तो मेन रूप से प्लुत स्वर जो है वो व्यंजन स्वर में आता है। तो प्लुत स्वर है क्या, कभी कभी आप मतलब कि ज्यादा जोर से बोलते होंगे, गुस्सा आता होगा तो, या फिर ज्यादा देर तक, या फिर चिल्लाकर बोलते होंगे। तो जब आप चिल्लाते हैं या फिर जोर से बोलते हैं तो वो जो वर्ड आपने बोला वो आपका प्लुत स्वर है। क्या प्लुत स्वर है, यानी कि या फिर जिसके आगे हम ऐसा लगा देना तो वो भी प्लुत स्वर हो जाएगा, यानी कि हमें देर तक बोलना पड़े, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे, और जिसमें 1 मात्रा का लगे मूल स्वर, और जिसमें 2 मात्रा का लगे दीर्घ स्वर। तो आपने प्लुत स्वर के बारे में भी जान लिया कि जब हम जोर से बुलाते हैं या फिर चिल्ला कर बोलते हैं तो हम प्लुत स्वर का यूज करते हैं, या फिर प्लुत स्वर जब भी आगे होता है ना तो इसमें हम 3 लगा देते हैं आगे बोलने के पहले। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी हम कुछ बोलते हैं कि यहाँ आओ, कभी कभी चिल्ला कर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें आगे 3 लगाकर यहाँ आओ, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या है, स्पर्श वर्ण और घोष वर्ण। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि स्पर्श वर्ण क्या है। तो आपको पता होगा कि क से लेके अंगा तक, यानी कि क ख ग घ अंगा, ये सब क्या है, ये सबको हम एक और नाम बोलते हैं क वर्ग। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारा चीज को हम लोग जातियों में बांटते हैं, यानी कि एक समुदाय का आदमी रहेगा तो उसे ये सब वर्ग कहते हैं, दूसरा समुदाय का रहेगा तो उसे कोई वर्ग कहते हैं। उसी तरह जब क के परिवार में क है, ख है, ग है, घ है और उसके बाद अंगा है तो ये क वर्ग कहलाएगा। उसके बाद देखिए च से लेके इया तक, यानी इसके परिवार में कौन कौन आएगा, च छ ज झ इया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, च वर्ग। उसी तरह हम ट वर्ग भी बोल सकते हैं, ट ठ ड ढ त वर्ग ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट वर्ग। और त थ द ध न, ये हमारा क्या कहलाएगा, त वर्ग। और उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो प से लेकर माँ, पापा बाबा माँ, ये हमारा क्या कौन सा वर्ग कहलाएगा, प वर्ग कहलाएगा। तो आपने जान लिया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग क्या है। तो ये जो स्पर्श वर्ण है ना, इन्हीं 5 वर्गों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, यानी कि क च ट त और प, और ये सब क्या है, एक वर्ग है
तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। तो आगे हम लोग जानते हैं, तो हमारा अगला वर्ड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा अगला वर्ड है घोष वर्ण। तो प्रथम मतलब कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं इनके प्रथम यानी फर्स्ट नहीं, इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होंगे, मतलब कि जो भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे आएंगे, हम उन्हें घोष वर्ण कहेंगे। इसके अलावा भी आते हैं य, र, ल, व, ये सभी घोष वर्ण ही कहलाते हैं। तो घोष वर्ण तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। क वर्ग, च वर्ग, इन सब वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो रहेंगे वो हमारा क्या होगा? घोष वर्ण होगा। और य, र, ल, व भी हमारा क्या है? घोष वर्ण है। उसके बाद आगे है अघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण क्या होता है? तो देखिए अघोष वर्ण क्या होता है, आपने क वर्ग, च वर्ग ये सब तो पढ़ा, तो उन वर्गों का जो प्रथम यानी फर्स्ट और सेकेंड स्थान पे जो होगा, यानी कि क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, ये सब प्रथम और सेकेंड स्थान पे हैं, इसलिए ये क्या होंगे? ये अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि घोष और अघोष क्या है। घोष क्या होगा? जो वर्ग हैं उनके तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान होंगे, और अघोष क्या होगा? पहला और दूसरा स्थान होगा। तो इसके आगे हमारा और वर्ड्स है, और है हमारा जीवा मूल्य क्या है? जीवा, आगे है हमारा जीवा मूल्य। जीवा मूल्य क्या होता है? तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि ऐसा लगा हुआ रहता है, जब आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा रहता होगा, ये जो चिन्ह है ना, ये और इसके आगे जब का रहे और क्या रहे? खा रहे, तब वो हमारा कहलाएगा क्या? जीवा मूल्य। यानी कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे जब का रहे और कौन रहे? खा रहे, तो जब का और खा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवा मूल्य कहेंगे। तो जीवा मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है उपधमान्य। क्या? उपधमान्य। इसमें भी इसी चिन्ह का प्रयोग होता है, पर एक बात याद रखिएगा कि इसमें इस चिन्ह के पीछे क और ख रहते हैं, तो इसमें इस चिन्ह के पीछे कौन रहते हैं? प रहते हैं और फ रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जीवा मूल्य और उपधमान्य क्या होते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? ये चिन्ह और क, ख और प, फ। तो उसके आगे हमारा है कि अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, और उसके बाद अंतःस्थ क्या होते हैं? ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? तो इसमें भी वही वर्ड्स आते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ये इन सब वर्गों से ही रिलेटेड है, और इसमें आते हैं यारा, लावा और तलवसा, मुधंसा और दंसा। तो ये तो पता चल गया कि अल्प प्राण में और महाप्राण में कौन कौन आते हैं। उसके बाद हमारा है अंतःस्थ वर्ण। ये वर्ण का ही पार्टीशन, तो यहाँ पे देखिए अंतःस्थ वर्ण क्या होता है, और अंतःस्थ वर्ण और अंतःस्थ वर्ण। उसके बाद है य, र, ल और व, ये हमारे अंतःस्थ वर्ण है। और उसमें वर्ण क्या है? तलवसा, मुधंसा और दंसा, ये हमारे उसमें वर्ण है। तो इन सब वर्णों को पहचानना बहुत ही इजी होगा। आप ये
देखने के बाद आसानी से बता सकते हैं कि कौन अंतस्थ वर्ण और कौन उष्म वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण के बारे में आपने जान लिया और उष्म वर्ण के बारे में। उसके बाद हमारा अयोग बाह क्या होता है? अयोग बाह, तो जहां पे अनुस्वार रहे तो अनुस्वार हम किसे कहते हैं? इसे, इस बिंदु को। और विसर्ग हम किसे कहते हैं? तो इसको, इस बिंदु को कहते हैं। तो जहां पे ये अनुस्वार भी रहे और क्या रहे, विसर्ग रहे, उसे हम क्या कहेंगे? अयोग बाह कहेंगे। तो अयोग बाह तो आपने जान लिया। उसके बाद हमारा है प्रत्याहार। यहाँ पे प्रत्याहार जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है पाणिनि को। और पाणिनि ने अपने एक मतलब कि उन्होंने एक 14 सूत्र बताया है जिसके अनुसार हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार में प्रथम वर्ण और जो लास्ट वर्ण होता है उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बीच के जो वर्ड्स आते हैं हम उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए इनके 14 सूत्र क्या क्या हैं। तो इनके 14 सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ इ उ न ऋ ऋक ए ओंग ए औच है ब्रट लन, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक हल तक इनके 14 सूत्र हैं और इसकी सहायता से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा है प्रत्याहार। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए प्रत्याहार, आखिर का प्रत्याहार क्या होगा? तो हमने क्या बोला कि प्रथम वर्ण को देखेंगे और लास्ट वर्ण को, इन दो पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रथम वर्ण आ कहाँ पे है? ये रहा आ, और लास्ट वर्ण कहाँ है? ये रहा क। तो यहाँ पे देखिए आक का क्या होगा? आक की इस साइड क्या क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ऊ आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या बोले हम कि लास्ट वाला को छोड़ दीजिएगा। तो वहां पे हमने तवर्गना को छोड़ दिया। उसके बाद री को लिखेंगे और किसे लिखेंगे? लिरी को लिखेंगे। तो यहाँ से तो पता चल गया कि क्या क्या प्रत्याहार कैसे बनेंगे और ये बहुत ही इजी है बनाना। तो उसके बाद हम एक का बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना होगा? पहला वर्ड क्या है, यानी कि यहाँ पे पहला वर्ड क्या है और लास्ट वर्ड क्या है। तो वो दो शब्द मिल जाएंगे ना, तो उसके बाद बीच वाले को हम लिख देंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। और प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं? तो 14 सूत्र आते हैं। प्रत्याहार के सूत्रों के बारे में किन्होंने हमें बताया? तो पाणिनि ने बताया। और पाणिनि कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक उन्हें हम कहते हैं। उसके बाद देखिए कि ध्वनि सृष्टि। आपने कभी सोचा कि हमारा ध्वनि मतलब कि हम आवाज हम बोलते कैसे हैं? तो हमारे हृदय से कुछ प्राण वायु निकलती हैं, यानी कि हम जो सोचते हैं वो प्राण वायु जो बोलना चाहते हैं वो निकलते हैं और हमारे मुख के आसपास आकर हमारे जो ध्वनि ग्रंथ हैं जैसे कि कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य, इन सब से आकर टकराते हैं और उसकी वजह से हमारा क्या आवाज निकलता है और हमारी ध्वनि की सृष्टि हो जाती है, यानी रचना हो जाती है। उसे हम ध्वनि सृष्टि कहते हैं। उसके बाद है कि उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उच्चारण स्थान जो ध्वनि निकलता है, तो वो जो ध्वनि किसी जहां से निकला वही हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए इसमें आता है जैसे कि अकुह, अकुह, विसर्ज, नियानाम। तो देखिए अकुह विसर्ज नियानाम कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। कहाँ से? कंठ से करते हैं। और ये क्या है? तो ये एक ऐसा शब्द है, संस्कृत में मूल रूप से सूत्र बताया जाता है। तो इसमें ये एक ऐसा सूत्र के रूप में प्रस्तुत रहता है जिससे कि आप आसानी से उसका जो अर्थ है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि कंठ से ये क्या होता है? बोला जाता है अकुह विसर्ज नियानाम। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? देखिए आ रहा है, क वर्ग आ रहा है, क है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि क वर्ग भी आ रहा है। उसके बाद हा आ रहा है, विसर्ग, विसर्ग है तो यहाँ पे विसर्ग भी आ रहा है। उसके बाद इतना ही है इसमें। तो कितना आसान है, देखिए यहाँ पे हम आ निकाल लिए, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है ना उसी को निकालेंगे। तो यहाँ से आ निकला,
कु यानी कवर्ग है, हा भी है और उसके बाद विसर्ग भी है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वर्ड याद होगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा कि कंठ से हम किस किस का उच्चारण करते हैं। तो कंठ से हम किसका करते हैं? अकु विसर्जनीय नाम। आप इसको याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, आप इसको याद कर लीजिए तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो उसके बाद देखिए कि उच्चारण स्थान में अगला हमारा उच्चारण स्थान क्या है। हम यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको याद रहेगा। उसके बाद है हमारा अगला इचुईसानाम। इसको हम तालव्य से उच्चारण करते हैं। किससे? तालव्य से। और इसमें क्या क्या आता है जल्दी बताइए। इसमें आता है ई, च वर्ग और सा आता है, या आता है। इसमें ये पता चला कि इतना आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इचुईसानाम। ये भी एक सूत्र के जैसा ही है और इसे हम क्या चीज से बोलते हैं? तालव्य से। तो इन सारे वर्डों को याद रखिएगा। अगला है हमारा ऋतुसानाम। ऋतुसानाम इन्हें हम बोलते हैं मूर्धा की सहायता से। किन्हें? मूर्धा से इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए मूर्धा, इसमें क्या क्या आते हैं? री आता है, ट वर्ग आता है, रा आता है, सा आता है। मतलब कि ये जो लास्ट वाला है ना, इसको छोड़ के इधर हम वर्ग बना सकते हैं। उसके बाद जो जो वर्ड्स है उन्हें भी लिख सकते हैं। री तो आता ही है, री का दो होता है, एक तो ये री होता है और एक दीर्घ री होता है, यानी कि बड़ा वाला री। तो ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, दोनों इसमें आ जाएंगे। तो आपने इसको जान लिया होगा कि कैसे बनता है। उसके बाद अगला है लिरितुलसानाम। लिरितुलसानाम इसे हम करते हैं दंत से। इसमें क्या क्या आते हैं? तो देखिए इसमें री आता है, उसके बाद एक बड़ा वाला री आता है, ला आता है, सा आता है। तो यहाँ पे भी पता चल गया होगा कि क्या क्या निकलेगा। तो यहाँ पे यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? ये वर्ड। तो उसके बाद अगला देखिए हमारा है ए दे तो। नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं बकरस्य। ये बहुत ही इजी है बकरस्य का समझना। कैसे? ये जो बकरस्य है इसमें बस एक ही वर्ड्स का आपको याद रखना है, व का। वकरस्य से हम व का निकालते हैं, यानी कि ब। बकरस्य दंतोष्ठम। इसे हम दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं व। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ओ दौता। ए दौता और ओ दौता। तो इसको मिटाते हैं। ये क्या है? अंग मंग न नाम। और एक है उपधमन्य ओष्ठ है, यानी कि ओष्ठ से इसको करेंगे तो इसमें क्या आएगा? उपधमन्य हम किसे कहते हैं? आपने पहले जाना है कि उपधमन्य हम किसे कहते हैं? जिसके आगे ऐसा चिन्ह रहेगा और क्या रहेगा? पा रहेगा और फ रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उपधमन्य। और इसके अलावा क्या रहेगा? ओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपधमन्य ओष्ठ है। और अंग मंग न नाम, इसमें क्या क्या आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आता है अंग, माँ, फिर एक और इया, मतलब कि ये इया, और उसके बाद तवर्ग न, ये सब आते हैं इसमें। तो यहाँ से अपने उच्चारण स्थान के बारे में तो जान लिया कि क्या क्या होता है और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इन वर्डों के सहारे जो लिखा जाता है, अकु विसर्जनीय नाम, इचुईसानाम, उपधमन्य ओष्ठ, इन सारे की सहायता से हम उच्चारण स्थान को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मतलब कि व्याकरण मतलब कि उतना ज़्यादा मतलब कि खराब नहीं है। इसको हम समझना की कोशिश करें तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।